Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss the most important 30 questions of child development and teaching method which is asked in UP TET 2018 पेपर 1 सेट बी। जी हाँ, जो यूपी टेट का प्रीवियस पेपर था 2018 में जो कि हुआ था उसके फर्स्ट पेपर के सेट बी को जो है आज मैं उसके फर्स्ट पार्ट 1 को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के 30 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर जो हमारे आने वाला अपकमिंग यूपी टेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can follow me on my Insta which is given below in the description box. So now start the session. जो हमारा पहला क्वेश्चन था बाल विकास एवं शिक्षण विधि का, जो कि 2018 के पेपर में पूछा गया था यूपी टेट के एग्जामिनेशंस में, वो था कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक सकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपको ये डेफिनेट हो गया होगा और मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के ज़रूर पूछता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे सकते हैं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक कार्य है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक सकार्य है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम अक्षरों और शब्दों को सीखते हैं, उसके बाद हम वाक्यों का निर्माण करेंगे या शब्दों का निर्माण करेंगे, देन वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो वो है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे अपकमिंग यूपी टेट के एग्जामिनेशंस के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमारे 2018 के यूपी टेट के पेपर में वो था समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन सही है वो है पहला, कि हमारे समावेशी कक्षा में केवल विशिष्ट छात्र ही शामिल होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा गया था वो है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग गेस कीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 लगाया उसका ऑप्शन सही है। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को जो शब्द परिभाषित करता वो है गणना दोष। गणना जो है वो गणित से ही संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो हमारे यूपी टेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो आप लोग बताइए, गेस करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। तो जिन्होंने चौथा ऑप्शन गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? पहला, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो जिसने चौथा ऑप्शन गेस किया उसका आंसर है बिल्कुल सही। तो कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के एग्जामिनेशन के लिए, वो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ क्रम है जो कि एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए किस तरह ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले क्या आता है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, या फिर मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, या फिर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो जिन्हें क्रम मालूम होगा वो इसका आंसर तुरंत दे देंगे, और नहीं मालूम है तो इस क्रम को ज़रूर याद कर लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे पहले आता है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अक्सर जो है स्टूडेंट जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो है या नहीं में। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो पहले आप देखिए कि कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता है। तो स्वेच्छाचारिता, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाली। स्वेच्छाचारिता में क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है, यानी ये वो खुद पे डिपेंड होता है। तो ये देख के ये लग रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि ये जनतांत्रिक, जन लोगों को लेके, लोगों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, सहानुभूतिपूर्ण होती है, वांछनीय सूचनाएं देने वाली होती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही है, इसकी क्वालिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्वेच्छाचारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि हमारे यूपी टेट 2018 के पेपर 1 सेट बी में पूछा गया था। वो है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अगर आपको ध्यान में होगा कि तो मैंने बहुत सारे जो वीडियोस बनाए थे, जो साइकोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो सिद्धांत आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ सिद्धांत होते हैं वो डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं और सिर्फ हमें वो किसने दिया था ये हमें बताना होता है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है यहाँ पे। तो विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। तो प्रत्याशा सिद्धांत जो दिया था वो विक्टर ब्रूम ने दिया था। ये आपको याद करना होगा सीधे, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि पूछा गया था अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। तो जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं याद है तो जो क्वेश्चंस बता रही हूँ अगर आप 2 से 3 बार अगर देख लोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो ज़रूर इसे देख लीजिए और इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है वो सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? स्थानांतरण है यानी कि कौशलों के
स्थानांतरण, जो स्किल्स है उसके स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही ऑप्शन है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य है। ओके, तो अभी तक हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किया और ये 11वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं जो डायरेक्ट याद ही करने होते हैं, वो बहुत इजी भी हैं, एक बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो आगमन से निगमन होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल कौन सा होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो सबसे पहले अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी प्लानिंग की जाती है, वही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इसलिए जो हम, अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको आई थिंक पता होगा। तो जो हमारा फर्स्ट प्लान होता है वो होता है, हम तो योजना बनाते हैं ना, यानी प्लानिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, योजना बनाना। ये हमारा 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अवबोध के स्तर के शिक्षण में शामिल है? ठीक है, पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में जो शामिल है वो है अन्वेषण। ठीक है, यानी कि एक्सप्लोरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इन्हीं में से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। सी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो सही उत्तर चुनें, ए और सी, ए और बी और सी, ए, बी और सी। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे कि शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण, तो जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगा तब ये संभव है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे तब भी संभव है, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी सही ऑप्शन है। इस तरह से हमारे जो तीनों ऑप्शन है, ए, बी और सी, तीनों सही हैं। तो कुछ ऑप्शन नंबर 4 में ये तीनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा वो बिल्कुल सही है। तो जो 15 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, यानी कोई पढ़ रहा है और आपको मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और आपको किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला, दृश्य संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको किसी ने बुलाया तो आपने पहले उस चीज़ को सुना, तब आपने उस पर रिएक्ट किया, यानी कि ध्वनि संवेदना। उस ध्वनि को आपको सुनाया, वो ध्वनि आपको सुनाई दी, देन आपने उस पर रिएक्ट किया, तो वो है ध्वनि संवेदना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्वनि संवेदना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? तो मैंने आपको पियाजे का सिद्धांत अपने वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखिए, और वीडियो को अगर देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप बिल्कुल आंसर दे देंगे। तो मैंने प्री ऑपरेशनल का जो स्टेज बताया था वो 2 से 7 वर्ष बताया था,
और जो कि है 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 2 से 7 साल ये है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल लेवल का जो है स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। तो बाल्यावस्था पे भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, काल्पनिक कथाओं की में अधिक रुचि बच्चे लेने लगते हैं, उनकी तार्किक शक्ति बढ़ने लगती है और उनकी जो काल्पनिक भय है उनका अंत हो जाता है। बट वहाँ भविष्य की कोई योजना की सूझबूझ उनमें विकसित नहीं होती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि जो शामिल नहीं है, जो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, वो है भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो भाषा विकास से पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो। तो चॉम्स्की जो है वो भाषा विकास से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो इन सारे सिद्धांत के बारे में भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच द वीडियो। जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हैं संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को जो शीर्षक दिया था वो अधिगम के प्रयास और भूल का सिद्धांत था उनका। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता जो है वो गिरोह अवस्था आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में नैतिकता का विकास अक्सर विलंब यानी कि देर से होता है, जो कि 16 से 19 वर्ष में होने लगता है। इसीलिए और 16 से 19 वर्ष को गिरोह की अवस्था भी कहा जा सकता है। इसमें अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है, तो वो 16 से 9 वर्ष है, और विलंब विकास जो होता है वो नैतिकता से संबंधित है। इसलिए 21 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो अगर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी, तो उसमें तीसरी अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है संवेदनात्मक गामक अवस्था, देन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो तृतीय अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रिया अवस्था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। तो इन सब में सबसे अलग ऑप्शन यही लग रहा है कि विषय वस्तु का स्वरूप, नेचर ऑफ कंटेंट। तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, बिकॉज अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि ये तीनों शामिल हैं, बट विषय वस्तु का स्वरूप, नेचर ऑफ कंटेंट शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, विषय वस्तु का स्वरूप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक, सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो ऑप्शन सही क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 सहायता परक व्यवहार जो है हमारे सामाजिक मूल्य का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो था पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य, स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य जो संबंधित है वो है हमारे स्वतः शोध से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, या किसने कहा? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस, एम.एल. बिग्गी। तो जो सीखने के वक्र के बारे में बताया था वो बताया था एबिंगहॉस ने बताया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, एबिंगहॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? आप यहाँ देख रहे होंगे कि देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत से अभी लगभग 2-3 से एक ही पेपर में एक ही पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिले। पिछले 2-3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन फिर थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड आ गया। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सब के सिद्धांत के बारे में बताया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे कितने भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप तो उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। और आप देख रहे हैं कि सिद्धांत से रिलेटेड 2-3 या 3 से 4 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बन जा रहे हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 3-4 नंबर आप बहुत ईजिली गेन कर सकते हो। तो इसके बारे में भी मैंने बताया था। क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम। तो मैंने प्राथमिक नियम आपको बताए थे, 3 नियम उन्होंने दिया था, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। यानी कि डेफिनेट है कि इन तीनों के अलावा जो नियम जो अन्य ऑप्शन देगा वही गलत आंसर होगा। यानी कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि यूपी टेट 2018 के पार्ट 1 में पूछा गया था साइकोलॉजी के पोर्शन में, वो है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सही है ये, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सही है, अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल लक्ष्य में अचीव होता है अधिगम से, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन सही नहीं है वो है पहला कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो गया कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। तो ये था हमारा पूरे 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे यूपी टेट के प्रीवियस एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपको, और ये डेफिनेटली जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी टेट का उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द VL क्लासेस।